मैं कॉलम जब लिखना शुरू किया 2002 में, जनवरी 2002 में, तो मुझे 1000 रुपये कॉलम का मिलता था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब कॉर्पोरेट कल्चर आया है, जिसको अलखानी साहब ने इंट्रोड्यूस किया है, तो आप सोचें कि मुझे एक कॉलम का 40,000 रुपये मिलना शुरू हो गया। तो एकदम 40 गुना ज़्यादा मुझे क्यों दिया गया कि कल को जब मैं ये कहा जाए कि ओरिया साहब कॉलम नहीं छप सकता, तो मैं नौकरी ना छोड़ूं। मैं कहूँ यार ठीक है, ये 40,000 रुपया तो मैं कुर्बान होगा। मैंने जब शकील रहमान साहब से जब लड़ाई हुई थी, जब मैंने जंग छोड़ा, तो मैंने कहा आप मेरा कॉलम क्यों नहीं छुपा रहे। उस समय मुझे 1000 रुपये मिलता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बोले साहब तो पैसे तो मिलते हैं। मैंने कहा जी आपको पता है मैं सिविल सर्विस की नौकरी दाव पे लगा के आपका कॉलम लिख रहा हूँ यहाँ पर। बोले साहब तो 40,000 की नौकरी, तो 40 करोड़ का बिजनेस तबाह करना चाहते। Where we are going to spend our next 10 years, that is for the containment of China। 2011 में तो मैंने कहा मसला ये था कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने मारना ही था, खैर ड्रामे से मारते या किसी और तरीके से मारते, क्योंकि यहाँ से निकलने से पहले एक ही सवाल लोगों ने पूछना था, उसामा जिंदा है और तुम चले गए। तो फिर उन्होंने उसामा को मारा, और फिर उसामा को मारने के बाद वो वहाँ गए। 2019 में स्ट्रेटेजिक प्लान आया है पेंटागन का, बार बार यहाँ दिखा दिखा के बताया कि ये प्लान है। उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया की जो सिडनी यूनिवर्सिटी है उस पर उन्होंने कंपैरिजन दिया कि यहाँ की क़ुव्वतें ताकतें कितनी है, कितना आपको खर्च करना पड़ेगा। फिर क्वाड बनाया, 4 मुल्कों का ग्रुप बनाया, उसमें इंडिया था। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है, वो निकल गए थे हमसे, हम खुश थे। वो जो क्या नाम है उसका, जो मशहूर थिंक टैंक पाकिस्तान में सफ़ीर भी रहा है, उसने कहा था नो आर फील्ड विल बी फ्रॉम वाघा टू सिडनी, आप चले जाएं। लेकिन हुआ ये कि इंडिया ने उनके साथ धोखा किया, बल्कि इंडिया उनको रिलाय नहीं कर सका। उन्होंने उसे कहा था चीन से लड़ो। इंडिया को उन्होंने लद्दाख में बाकायदा हुश करके आगे किया। इंडिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो लूज़ कर गया। और जब उन्होंने उसको बिठाया वहाँ पर रूस में, मॉस्को में, तो चीन ने कहा ख़बरदार जिक्र भी न करना इस 1000 स्क्वायर किलोमीटर का। और आप अंदाज़ा करें कि इंडिया ने वो जिक्र भी नहीं किया एग्रीमेंट में। उनको पता चला कि अब बड़ा मसला है। उसके ऊपर फिर मोदी ने उनको कहा कि देखें मेरी कौम जो है चीन से लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और तसी लड़ सकने हैं सही वाला। तो अब शामत आपकी उन्होंने बरास्ता इंडिया लेके आनी है, क्योंकि वो पाकिस्तान को ऐसे ही रखना चाहते हैं भाई, ख़राब तबाह हाल, और इंडिया के ज़रिए से पाकिस्तान को चाहते हैं कि हम मगरबी महाज खोलें ताकि इंडिया मशरक़ी महाज से हमलावर हो और हमको वो सैंडविच बनाएं। कि हमारे जो इक़्तिदार पे लोग बैठे हुए हैं, अब उन पे अमेरिका भी भरोसा नहीं कर रहा। वो कहता है ये हमें धोखा देते हैं। दुनिया में कोई मुल्क है जहाँ डेविड ब्लूम वायसराय की तरह घूमता हो? एक है ना। ये शख्स कहाँ था पहले आपको पता है? ये इराक़ में पोस्टेड था, फिर उसके बाद लिबिया में गया था। ये अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा के निकला था। जब शिकस्त खा के निकला था तो इसको उन्होंने इजराइल पोस्ट किया था कि जाओ मज़ीद ट्रेनिंग शेनिंग करो। ये वहाँ से आया है। किसी में जुर्रत है कि नहीं मिलता हूँ मैं तुमसे? कहे आईजी कि मैं नहीं मिलता। कौन हो तुम मुझे मिलने के लिए आए हो? ये मसला है हमारा। हम ब्रिक्स के सोच सकते हैं। फॉरेन ऑफिस कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि तुम न मिलो, और वो बेगारतों की तरह मिलता है। शर्म नहीं आई उसको जी? तो वो ब्रिक्स को छोड़ दो। मतलब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ब्रिक्स में कहाँ जाएंगे हम? देखिए आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको जब चीन की तरफ होना है या अमेरिका की तरफ होना है। अमेरिका की तरफ होना है तो आपसे पहले ही रिक्वेस्ट उन्होंने किया कि अफ़गानिस्तान से जंग करो, बस ख़त्म।
और हम उसके लिए तैयारी पकड़ी हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने वो अपने मुंह से हिंदुस्तान के स्पोक्स पर्सन वो बने हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर जाके, बजाय इसके कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करें, वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान अनाउंस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया मिलकर हिंदुस्तान का रास्ता खोल रही है सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप तक। जी हाँ, कॉरिडोर बना रही है। हमने भी एक कॉरिडोर के चर्चे सुने थे और किए थे, लेकिन उसमें से हमें क्या हासिल वसूल हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं, मोहम्मद बिन सलमान खुद से अनाउंस कर रहे हैं कि अब हिंदुस्तान के लिए दरवाजे हम खोल रहे हैं और हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ की इश्तराकत से हिंदुस्तान का मिडिल ईस्ट के थ्रू जो रास्ता है वो यूरोप के साथ दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए हैं। हिंदुस्तान को ये कॉरिडोर दे दिया गया है। और यहीं पर बात नहीं है, ये आप ज़रा देख लीजिए ये अनाउंस कौन कर रहा है। हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि उन्होंने क्या करना है। आपको पता होगा हिंदुस्तान का एक फड्डा चल रहा है आजकल कनाडा के साथ। कनाडा एक बड़ा मुल्क है, आपको पता है। हिंदुस्तान ने कनाडा के वज़ीर आज़म की तबाही फेर के रख दी है वहाँ पर। जी हाँ, जब ये यूरोपियन कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हो रही थी कि यूरोप और हिंदुस्तान अब एक हो जाएंगे, कॉरिडोर होगा इनका बिजनेस के लिए थ्रू सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट, जहाँ से 25 अरब एक जगह से मिलने थे। जी हाँ, गिन लें ज़रा हाथों में, 25 एक जगह, 25 एक जगह, $50 अरब जहाँ से हमें मिलने थे, अब उसी गली में से गुजर के हिंदुस्तान यूरोप तक जा रहा है और हमें अभी तक कुछ मिलने के आसार नहीं है। बहरहाल हिंदुस्तान का कनाडा के साथ फटा ये चल रहा है कि वहाँ पर जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, खालिस्तान का नारा लगाते हैं, जो सिख हैं वहाँ पर, उनको क्योंकि कैनेडियन कानून के मुताबिक कनाडा उनको प्रोटेक्ट करता है, हिंदुस्तान उनकी एक्सट्रेडिशन चाहता है, उन्हें वापस चाहता है कि हमारे मुल्क में भेजा जाए, हम उनको सजाएं दें। वो कनाडा उनको नहीं देता क्योंकि वो कनाडा के शहरी हैं। तो हिंदुस्तान ने उसका बदला लिया है और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जलील और रुस्वा कर दिया है माजरत के साथ हिंदुस्तान के अंदर। जी हाँ, किसी भी बड़ी एक्टिविटी के अंदर उन्होंने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को लागे नहीं लगने दिया, ना ही किसी और सरबराह ममलकत के साथ, और ना ही कैनेडियन जो हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मोदी के साथ उन्होंने कहीं नज़र आने दिया। सिर्फ फॉर्मल प्रोटोकॉल दिया जो उनका बनता था, लेकिन जब यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हुआ, कनाडा उसमें एज अ ऑब्जर्वर शामिल है माहौल के लिए, एनर्जी के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, उसके बावजूद कनाडा को उन्होंने लागे नहीं आने दिया। मतलब कि हिंदुस्तान ये तरक्कियां समेट भी रहा है, लेकिन अपनी टर्म्स के ऊपर, पाँव पे गिर के नहीं, वो कशकोल लेके नहीं ये तरक्कियां समेट रहा अपने लिए। जिसको उन्होंने कट इन टू साइज़ करना है उसको उन्होंने कट इन टू साइज़ भी किया है डरे बगैर वहाँ पर। और इस चीज़ की रिजेंटमेंट दी है जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्रेड जो टॉक्स थी एलिजिडली, या आप यही कह सकते हैं कि रिपोर्टेडली अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने सोशल मीडिया से आई है कि उन्होंने ट्रेड टॉक्स को भी वहाँ पर कैंसिल किया है, धमकी देने के लिए कि उनको शामिल किया जाए, लेकिन शायद फिर भी सोशल मीडिया के मुताबिक उनको शामिल नहीं किया गया। तो हिंदुस्तान ने जहाँ अपने लिए वहाँ पर इज़्ज़तें समेटी हैं, वहाँ आपके मुल्क का सबसे मायानाज सहाफ़ी, जिसको लफाफी कहते हैं, वो कहता है, उसने कहा था कि मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा अगर किसी भी वेस्टर्न मुल्क से कोई भी साइफ़र आया हो। अब उसने नया शगुफ़ा छोड़ा है, उस शगुफ़े ने ये शगुफ़ा छोड़ा है कि साइफ़र पीले रंग का होता है। इमरान खान ने सफ़ेद रंग का जो है वो पेपर लहराया था, इसलिए मैं अगर पीले का लहराया होता तो मैंने सहाफ़त छोड़ देनी थी। मेरी तरफ से पीले रंग की लानत कबूल फरमाएं अपने इस कुंद जहन और घटिया जहनीत के ऊपर। जब आपके दानिश्वर जिनको आप कहते हैं वो इस तरह के होंगे तो आप ये सोच लीजिए, एक तरफ आपके सूबे का गवर्नर कहता है मोबाइल छीनने की समझ आती है, जान से ना मारें, दूसरी तरफ लफाफी कहता है कि पीले रंग का लहराया होता तो मैंने सहाफ़त छोड़ देनी। मैंने आपको पहले ही कहा था आप ना छोड़िएगा, क्योंकि सहाफ़त तो आपने पहले कभी भी नहीं की, आप करते हैं धंधा, तो धंधा ना छोड़िएगा। अगर आप धंधा छोड़ देंगे तो फिर गंदा काम कौन करेगा? तो इसलिए आप धंधा भी करें और धंधे के अंदर गंदा काम भी करें। आपकी खसलत में नहीं है कि आप ये धंधा छोड़ सकें, और वैसे भी हर सोसाइटी के अंदर गंदा काम भी किसी ने करना होता है, वो आप कर रहे हैं, करते रहिए, बिल्कुल ना छोड़िएगा। तो जब ये तमाम खबरें आ रही हैं, उस वक्त एक और ख़बर जिसके ऊपर जैसे जैसे वो डेवलपिंग स्टोरी आ रही है हमारे सामने, जैसे मज़ीद डेवलपिंग स्टोरी आएगी वो आपके सामने रखेंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक और नेक नामी हुई है। वाशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी ब्रेक की है कि अमेरिका के जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के अंदर, ये वाशिंगटन पोस्ट की ये स्टोरी है, हमारी स्टोरी नहीं है, उनका नाम रिचर्ड ऑल्सन था।
वो पाकिस्तान के अंदर 2015, 14, 16 इन अवाइल के अंदर शायद एम्बेसडर रहे थे। उनके बहुत सारे अफेयर्स ख़वातीन के साथ आ गए हैं। अखबार के मुताबिक जब वो पाकिस्तान के अंदर थे तो यहाँ बहुत सारी औरतों के साथ अफेयर्स थे उनके उनके कुछ अफेयर्स की तादाद सामने आई और कुछ की नहीं आई। एक खातून जिसका पूरा नाम मैं आपके सामने नहीं रखूँगा उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनका नाम एम हबीब था। एक खातून जिनका नाम एम हबीब था, उनके साथ वो सोते रहे, उनके साथ वो अफेयर में थे। उनकी बीवी जो थी ऑल्सन साहब की, एम्बेसडर साहब की, वो उस वक्त लीबिया के अंदर एम्बेसडर थी खुद भी, और यहाँ पर वो औरतों के साथ सोते रहे और उसकी अब इन्वेस्टिगेशन हुई है क्योंकि एक पाकिस्तानी के थ्रू उन्होंने शायद उस खातून की ट्यूशन फ़ी भी किसी यूनिवर्सिटी की दिलवाई और जिसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जैसे जैसे डेवलपिंग स्टोरी हमारे सामने आएगी वो हम आपके सामने रखेंगे। कहने का मतलब ये था कि हिंदुस्तान की खबरें और हैं मीडिया के अंदर, हमारी खबरें और हैं। और आखिरी बात मैंने आपको ये बताना था कि जब हमारे सामने गीता गोपीनाथ जो है वो अपने हिंदुस्तानी हेरिटेज को सेलिब्रेट कर रही थी, तो हमने सिर्फ यही नहीं किया कि मैंने आपको जो बताया, हमने शंदाना गुलजार को भी अंदर रखा। वो एक पढ़ी लिखी फ़ॉरेन क्वालिफाइड थी। हमने कहा आपको भी हमने इज़्ज़त देनी है, ऐसा ना हो कि आपको इज़्ज़त ना दे। और यहीं नहीं रुके, हमने अरशद शरीफ की जो बेवा हैं उनको भी और ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम दिया। हमने उनके वारंट गिरफ्तारी निकाले हैं, नाकाबिले ज़मानत, वो भी काबिले ज़मानत नहीं। उन्होंने एक टका के जवाब दिया है वापस, एक बहुत ही भरपूर जवाब दिया अरशद साहब की बेवा ने। वो जवाब पढ़ने के लायक है। अगले वीलॉग में उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसकी सारी तफसील। बहरहाल उन्होंने रख के मुँह पे जनाटेदार थप्पड़ मारा है पूरे के पूरे सिस्टम को, जिसके मुँह पे लगा है। अगर शर्म हो तो उसको बिल्कुल ख्याल आना चाहिए। ना सिर्फ सिस्टम बल्कि मैं तो कहूँगा पाकिस्तान की आवाम के एक एक शख्स के मुंह के ऊपर उन्होंने जनाटेदार थप्पड़ मारा है। उसमें जो जवाब दिए हैं एक शहीद की बेवा ने कि उनको किस तरीके से तंग किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।